जापान के बाद अब बड़ी खबर आई है कि भई इज़राइल के साथ भी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके अंदर देयर इज़ अ प्रोविज़न जहाँ पर आप रुपीज़ के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इज़राइल इज़ एक्सेप्टिंग रुपीज़, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और धीरे-धीरे करके आप देख रहे हैं कि आप बड़े सारे कंट्रीज़ के साथ, इंक्लूडिंग आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडोनेशिया के अंदर भी हैं, वहाँ पे भी यही बात चल रही है कि रुपीज़ के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, नॉन डॉलर। ये भारत करने की क्या कोशिश करता है? आइए बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखिए, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है इंडिया और इजराइल के बीच, वो सितंबर 2025 में साइन हुआ था। देन इट हैज कम इनटू फोर्स नाउ, और उसमें यूपीआई वाला प्रोविजन इनवेरिएबली है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो एग्रीमेंट है वो करता ये है कि एक दूसरे के देश में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, उसमें अगर इन्वेस्टर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट होता है उसको कैसे सेटल किया जाए, एंड ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हालांकि सुनने में उतना नहीं आएगा, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, सो दैट यू फील सिक्योर अबाउट योर इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंट्री। जापान के साथ जो एग्रीमेंट्स हुआ है, जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, और रूपी में ट्रेड की बात, एक एटलीस्ट अ सेगमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी डन इन रूपी। एंड इन केस ऑफ इजराइल ऑल्सो यूपीआई के ऊपर पहले ही बात हो चुकी है। सो दीज आर स्मॉल स्टेपिंग स्टोन्स बीइंग टेकन बाय इंडिया। I would say कि this should not be looked as de-dollarization, लेकिन it will be like dollar plus one currency और dollar plus rupee, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रहा है पिछले 2-3 साल से, कि कभी भी आप सैंक्शंस लगा दो, नंबर वन। दूसरी चीज है कि आप the moment you use dollar, then you have a third party through which you have to do your transactions, उसमें खर्चा बढ़ता है। नंबर थ्री, आप देखेंगे जिस तरह से इंडिया के ऊपर प्रेशर था, खास करके जो रशिया से तेल लेने की वजह से जो टैरिफ, एडिशनल टैरिफ लगाया गया, परपेचुअल थ्रेट ऑफ सैंक्शंस लगा रहता है। तो सैंक्शंस कैसे किया जाता है? सैंक्शंस का मतलब होता है कि अगर आप डॉलर में ट्रेड कर रहे हो, दैट डॉलर तो आपको एग्जिम बैंक जो यूएस है उसको भेजना पड़ता है फॉर क्लियरेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। देन यू कैन डू ट्रेड इन डॉलर। तो अगर मैं डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाऊंगा विद सर्टेन पर्टिकुलर कंट्रीज, देन आई हैव टू डू इट इन सम अदर कंट्री, और वो अचानक लास्ट मोमेंट में करना मुश्किल होता है। दैट इज व्हाई इंडिया इज पेविंग अ वे फॉर एन ऑल्टरनेट विदाउट डंपिंग द डॉलर। तो ये जापान के साथ भी जो इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, वो दे विल नॉट डंप द डॉलर, दे विल डू पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन डॉलर, एंड a part probably वो दे विल डू इट इन द रूपी येन एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक उसी तरह से इसराइल के साथ भी यही हो रहा है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन का आप एक ट्रेंड देख रहा है, दिखेगा आपको। इंटरेस्टिंगली ये और भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसराइल की तरफ देखेंगे तो इम्पोर्ट, व्हाई इज इसराइल सो इम्पोर्टेंट? इसराइल को हम हमेशा जब बात होती है तो हम लोग ना मिडिल ईस्ट की, इसराइल ईरान या इसराइल हमास की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बट इसराइल एट द सेम टाइम इज अ $700 बिलियन इकोनॉमी। $700 बिलियन की एक इकोनॉमी है। एक बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमी है। उनके बहुत बड़े तादाद में इन्वेस्टमेंट्स करने की पोटेंशियल है। उनके हाईटेक कंपनीज बहुत है, जो इंडिया में काम तो कर रहा है काफी एरियाज में, जैसे इन एरियाज ऑफ वाटर, इन एरियाज ऑफ इनोवेशन, एग्रीकल्चर, साइंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस। देयर आर लॉट ऑफ नीश इजरायली कंपनीज हु आर ऑपरेटिंग हियर। फिर बायलैटरल ट्रेड एक्सक्लूडिंग द डिफेंस, वो हालांकि बहुत बड़ा है नहीं, कभी कभी इट हॉवर्स बिटवीन 6 to 10 बिलियन डॉलर। लेकिन आप सोचिए, अगर इंडिया और इसराइल का जो डिफेंस ट्रेड, डिफेंस डील्स होते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। अगर वो डिफेंस डील्स रूपी में शुरू हो जाता है तो यू सेविंग अ लॉट ऑन डॉलर। तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। आप देखेंगे जिस तरह से जब भी कोई जंग होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो फेयर वेदर फ्रेंड होता है वो भागना शुरू करता है, और उससे एक देश में पैनिक शुरू होता है। और पैनिक शुरू होता है तो आपकी आपकी देश के एक सेगमेंट ऑफ द मीडिया शुरू कर देता है, अरे देखो देखो इकोनॉमी कितना खराब सिचुएशन में है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम नहीं हो रहा है, इट इज द एफआईआईज व्हिच आर रनिंग अवे, क्योंकि वो वैसा ही हमेशा ही करता है। नाउ इफ यू आर ट्रेडिंग इन योर ओन करेंसी, तो फिर ये डिपेंडेंसी ऑन डॉलर अगर आप थोड़ा कम हो जाता है,
तो आपका प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाता है। और दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ओनली ऑफ इंडिया। इन द रिसेंट पास्ट जिस तरह से वेपनाइजेशन ऑफ सैंक्शंस हुई है, दिस इज अ प्रॉब्लम इवन फॉर कंट्रीज लाइक जापान एंड इजराइल। इजराइल का जो रिसेंट एक स्टेटमेंट है नेतन्याहू का, जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा प्रोग्राम भी किया था, जहां पे बोला था कि वी शुड रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस के ऊपर इनके बहुत बड़े डिपेंडेंस है। नाउ इसका मतलब क्या ये थोड़ी है कि दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस कंप्लीटली यूएस विद इंडिया, नो, बट दे आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई। ये जाहिर है कि बहुत सारे वेपन सिस्टम्स, एम्यूनिशंस वो इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है विद इंडियन पार्टनर्स, एंड दैट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंडिया में ऐसे ही बनेगा। सेकेंड चीज ये है कि इजराइल अगेन टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस देश है, लेकिन इजराइल इज ऑल्सो वेरी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, हेवीली इंपोर्ट करता है, क्योंकि उनके अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे, हालांकि एग्रीकल्चर में वो बहुत बहुत एडवांस्ड है, बट उनके लैंड की कमी है। सो उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है आइदर फॉर यू नो एनी काइंड ऑफ वॉर सिचुएशन में उनको प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन में भी उनको प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दे डोंट हैव द स्पेस टू बिल्ड एज मेनी फैक्ट्रीज दे वांट। सो दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज। सो वो ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी इंडिया में उसको दिखता है, बिकॉज एक तो इंडिया के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। रिसेंटली नेतन्याहू ने ये कहा था, व्हेन जेडी वांस सेड दैट यूएस इज द लास्ट कंट्री सपोर्टिंग इजराइल, तो आई थिंक इजराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आया तो 1.4 बिलियन इंडियन सपोर्टर्स, ऐसा कुछ। तो उनको वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो इंडिया में दिख रहा है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस, इट इज अबाउट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एज वेल। देखिए, इजराइल का जो टेक्नोलॉजिकल एज है ना, वो तब तक ही रहेगा जब तक उनका इकोनॉमिक एज रहेगा। इकोनॉमिक एज को बरकरार रखने के लिए दे हैव टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट। कांस्टेंट इनोवेशन के लिए दे रिक्वायर कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी। कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी आपको तभी आएगा वंस एंड वेरेवर यू हैव कंजम्पशन ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ इंडिया देता है, बहुत सारे कम देश देते हैं। हालांकि उनके चाइना में भी शायद इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बट चाइना में देयर इज अ प्रॉब्लम विद सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और दैट इज द प्रॉब्लम। सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके किसी कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करने के बाद यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो, वो दे कैन टर्न अराउंड। नाउ द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में है, इट्स फार बेटर, क्योंकि आपके यहाँ पे एक रॉबस्ट जुडिशियल सिस्टम है। दे कैन इवन गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट इफ टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये दीज आर वेरी टेक्निकल इश्यूज। और ये ऐसा क्या, ये ऐसा है कि ये इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे एग्रीमेंट पहले नहीं होता था? नो, पहले भी होता था। अभी क्या हो रहा है, वो जितने सारे एग्रीमेंट्स हो रहा है उनका एक कैविएट ऐड किया जा रहा है कि जहां जहां रिक्वायरमेंट है, वी विल डू द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन लोकल करेंसी। ये एडिशनल कैविएट। ऐसा नहीं कि जापान पहले इन्वेस्ट नहीं करता था, वो अभी भी पहले बहुत इन्वेस्ट किया है, करीब करीब $50 बिलियन उनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो बहुत बड़ा है, बट ये कैविएट एडिशनली ऐड किया जा रहा है कि जहां जहां पॉसिबल है, वी विल एक्सप्लोर ट्रेड इन द लोकल करेंसी। नाउ ये आपको आप माइक्रो तरीके से देखेंगे तो दिस इज नॉट गुड। दे आर नॉट चैलेंजिंग डॉलर, दे विल नॉट चैलेंज डॉलर, लेकिन धीरे धीरे दे आर एक्चुअली स्प्रेडिंग देयर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स, और इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका ही है। अब हर कुछ 2 दिन में आप टैरिफ लगा दोगे। इनफैक्ट वो टैरिफ वाला चैलेंज जो इंडिया के ऊपर दिया गया था, दैट इज वेयर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मार्केट स्टार्टेड। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मार्केट कैसे? एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे अभी भी यूएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर इंडिया, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इंडिया का जो ट्रेड एंड सर्विसेज टोटल जो कंबाइंड एक्सपोर्ट्स $800 बिलियन प्लस है, ट्रेडिशनली एक्सपोर्ट्स वर डिपेंडेंट ऑन द अमेरिकन मार्केट। कि अमेरिका में ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी बिग मार्केट, आप वहां पे एक आपको एक्सेस मिल जाता है तो यू हैव अ रेडीमेड रेवेन्यू। तो फिर लेकिन पिछले कुछ साल में जो चैलेंजेस आ रहा है उसके वजह से आई थिंक इंडिया एंड द इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंडियन इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट इट कि भाई एक देश के ऊपर डिपेंड करना प्रॉब्लमेटिक है। सो देन द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी जो आप वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बोला है, डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस मेनी अदर कंट्रीज, 40-50 अदर कंट्रीज से हम तेल भी ले रहे हैं, डाइवर्सिफाइंग ट्रेड भी कर रहे हैं। तो दीज आर पार्ट ऑफ दैट। जो आप यू नो इजराइल के साथ अगर आप ट्रेड देखेंगे, इट्स नॉट इवन $10 बिलियन एक्सक्लूडिंग डिफेंस, उसका तो बात ही कोई नहीं करता, बट दिस इज अ पोटेंशियली बिग वन। जापान के साथ बायलैटरल ट्रेड इज नॉट वेरी बिग, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, बट ट्रेड नहीं है।
बट पोटेंशियली इट्स अ वेरी बिग इकोनॉमी जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पे जापानीज आर विलिंग टू इन्वेस्ट, क्योंकि जापान का एक लॉपसाइडेड स्ट्रक्चर है जहां पे उनकी इंटरनल इन्वेस्टमेंट की जगह बहुत कम है, इवन दो दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स एंड दे आर लुकिंग फॉर एरियाज टू फंड. तो जब चाइना वाज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, उनके प्रॉब्लम्स के बावजूद चाइना वाज अ एरिया जहां पे बहुत सारे जापानीज इन्वेस्टमेंट्स है. द अदर एरिया वेयर it is now working a big way is India, and this is beyond automobiles. बहुत सारे और sectors में भी they are investing in a big manner. So whether you talk about Japan or whether you talk about Israel, और अभी जो इंडोनेशिया में मोदी जी गए हैं, इंडोनेशिया में जाना सिर्फ ब्राह्मोस और एस्ट्रा मिसाइल बेचना नहीं है. इंडोनेशिया में जाना सिर्फ वो पोर्ट वाला इशू नहीं है, वो तो गिवन है. आधे से ज्यादा पोर्ट में स्ट्रेटेजिक एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बट इट्स अबाउट ट्रेड. यू नो, कंबाइंड अगर आप देखेंगे, दीज इकोनॉमीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ट्रेडिशनली इतना फोकस कभी जापान के ऊपर नहीं दिया गया. इजराइल $700 बिलियन इकोनॉमी, इतना छोटा सा देश है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है, $700 बिलियन इकोनॉमी. इंडोनेशिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी. कितने लोगों को पता है कि इंडोनेशिया इज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? उनको देख के लगेगा छोटा छोटा आइलैंड है, बट इट इज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी. एंड इंडोनेशिया अगेन इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जिन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, अपने अपने ट्रेडिशनल कल्चर को नहीं छोड़ा. दे हैव कंसिस्टेंटली रेजिस्टेड व्हाट इज कॉल्ड अरबाइजेशन ऑफ द कंट्री. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस. और इसमें और भी एंगल्स है, वी कैन डिस्कस लेटर, बट द प्राइमरी थिंग इज दैट इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग इट्स इन्वेस्टमेंट मार्केट और बास्केट. इंडिया इज एक्सपैंडिंग इट्स ट्रेड बास्केट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद ही ट्रेड आपका रेलेवेंस बढ़ता है. एंड इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग एंड एक्सपैंडिंग इट्स एक्सचेंज मैकेनिज्म्स. डॉलर विल स्टिल बी द प्राइमरी वन, बट डॉलर के साथ धीरे धीरे अब रूपी भी वेरेवर पॉसिबल आप कर रहे हो. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेदर इट इज इजराइल और जापान, धीरे धीरे यू विल फाइंड अ लार्जर एक्सपैट पॉपुलेशन गोइंग देयर. हमारे जो एक्सपैट पॉपुलेशन है, जो स्किल्ड मैन पावर है, जनरली वो मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में जाते हैं या फिर अमेरिका जाते हैं. यू सी अ चेंज इन पैटर्न जहां पे इजराइल इज नाउ टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्किल्ड वर्कर्स, सेमी स्किल्ड वर्कर्स. जापान में भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो ओल्ड एज केयर के लिए भी रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन्ड नर्सेस की रिक्वायरमेंट एंड बहुत सारे अदर एरियाज. वो जब रेमिट करता है पैसा, रेमिटेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. That is into $80-90 billion. Agar imagine if they have the provision of sending the money back in UPI, that's a huge thing. तो धीरे धीरे आप यूपीआई ला रहे हो, धीरे धीरे आप रूपी और लोकल ट्रेड, लोकल करेंसी, अदर लोकल करेंसी की एक्सचेंज मैकेनिज्म ला रहे हो, इवन वाइल कीपिंग डॉलर इन द प्लेस, राइट प्लेस, क्योंकि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंटेगोनाइजिंग एनीबॉडी. आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि आप फोड़ देंगे अमेरिका को, ऐसा नहीं है. We have never been like that, but you are actually creating safeguards for your own investments. और आप उनको भी वो दे रहे हो कि your investments are protected in India. Bilateral investment agreement जो है इजराइल के साथ, जापान के साथ, that your investments are secure in India. कोई भी सरकार आए, your economy, your investments will not be nationalized. उनका सबसे बड़ा डर क्या होता है? अचानक nationalize हो जाएगा. ये हुआ है बहुत सारे देशों में. So once you safeguard their investments, ट्रेड बढ़ेगा, आपकी रूपी की रेलेवेंस बढ़ेगी, आपकी डिपेंडेंसी एंड प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा, एंड ओवरऑल यू विल हैव व्हाट यू कॉल रेसिलियंस इन द ओवरऑल इकोनॉमी. जहां पे कहीं पे भी कोई जंग हो, उतना इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा. हाँ, इतना थोड़ा तो जरूर पड़ेगा ही. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इजराइल में जो इन्वेस्टमेंट्स है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ा प्रोविजन है कि अगर कोई जंग होता है और जंग में माय इन्वेस्टमेंट्स गेट अफेक्टेड, डिस्ट्रॉयड, उसको प्रोटेक्ट करने का भी प्रोविजन है. दैट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज ये बहुत बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन वहां पे देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट ऑफ अ वॉर. सो हाउ डू आई सिक्योर माय इन्वेस्टमेंट? आपको तो इंश्योरेंस भी नहीं देगा कोई, क्योंकि अगर इफ इट इज इन अ वॉर लाइक सिचुएशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, now the Israeli government then secures your investment. So these are important aspects जहां पे इंडिया इज डूइंग समथिंग जिसका अचानक एक दिन में आपको उसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years यू विल सी. सिमिलरली लाइक जीएसटी जब 2017 में शुरू हुआ था, किसी को पता ही नहीं था, लोग नाराज थे. ना जो स्टेट सबसे ज्यादा नाराज थे, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा रहा है जीएसटी से. सिमिलरली दीज इंपॉर्टेंट स्मॉल स्टेप्स इवेंचुअली
will have a very big impact on your overall global trade and economy. Back to you. वो तो है. There is also the fact कि let me just put it another way. ग्लोबल इकोनॉमिक जो इस टाइम पे जो मूव चल रहा है वो क्या है, राइट? द ग्लोबल इकोनॉमिक मूव इज अबाउट सिक्योरिटाइजेशन ऑफ योर इंटरेस्ट. दैट इज द बेसिक. ठीक है, सिक्योरिटाइज किस तरह करो. तो जो वनरेबल एरियाज है उसको हर कोई सिक्योरिटाइज कर रहा है इस टाइम पे, और जिस मर्जी तरह से कर रहा है कि भैया अच्छा ठीक है, डॉलर से मेरे को सेफ लगता है तो मैं डॉलर से सिक्योरिटी कर देता हूँ. अगर मुझे दूसरी तरफ से दिखता है तो मैं दूसरी तरफ से कर देता हूँ. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो आई a lot of people are attributing this to a rule. It's not a rule. It's an opportunity. जहां आपको opportunity मिलती है आप थोड़ा सा अपना स्पेस बनाते हो. So that's not really saying that कि भाई हम डॉलर नहीं यूज करेंगे या this is completely de-dollarizing the market. No, it's not. It is basically rupeeization of the market and local currencyization. I'm sorry for that. Those two words वो तो कभी किसी ने बताया नहीं है, बट मैंने इन्वेंट कर दिए. It is rupeeization of the market rather than de-dollarization. डिफरेंस वही है. So मैं हमेशा से एक चीज ये बोलता हूँ, being China is anti the dollar. So being anti something and doing something is a different story altogether. But being pro yourself and doing something एक अलग स्टोरी है. तो एक वो डिफरेंस है. इट्स लाइक पाकिस्तान का पूरा वजूद क्या है? एंटी इंडिया. अब भारत में वी आर नॉट एंटी पाकिस्तान, वी आर प्रो इंडिया. अब उस प्रो इंडिया के अंदर अगर पाकिस्तान नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड, फेयर इनफ, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट वी विल डू, बट दैट्स नॉट आवर लाइफ पर्पस. पाकिस्तान का लाइफ पर्पस क्या है? ये है. तो वेरेवर कंट्रीज गो एंटी दिस थिंग, वहां पर पंगे आते हैं. जहां पर आपके ये जैसे जिस तरह से आप जगह बना के थोड़ा अपना एक्सपैंड कर रहे हो, which is where I find that's a more smarter strategy than this thing. Correct me if I'm wrong. No, आपको तो ये रुपीआइजेशन पेटेंट करना, कॉपीराइट लेना चाहिए. एंड नो, एक्चुअली चाइना ने जो किया, इट्स अ लेसन फॉर मेनी कंट्रीज कि भाई आपको वो एंटी नहीं होना है. यू जस्ट नीड टू सिक्योर योर ओन इंटरेस्ट. तो आपने जो शब्द की इस्तेमाल की, सिक्योरिटाइजेशन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप मतलब ऑन अ लाइटर नोट देखे, कल से एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ है. बेल्जियम और यूएस का प्री क्वार्टर फाइनल एक मैच था. मैच के पहले यूएस के प्लेयर को पिछले गेम में रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया था. अब ट्रम्प कॉल्ड अप फीफा टू से कि भाई वो रेड कार्ड हटाओ, और उस प्लेयर को ले आया. तो लिटरली मजे मजे में बोलने लगा कि ये मैच अगर बेल्जियम जीत जाए तो इसको कैंसिल कर देंगे. फिर उसके बाद अमेरिका हार गया. प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका को बेल्जियम ने 4-1 में हराया. द इशू इज दिस कि भाई आप फीफा के वर्ल्ड कप में भी इंटरफेयर कर रहे हो. उसमें भी अमेरिका इज लिटरली सेइंग कि भाई मेरे यहाँ पे हो रहा है मैच, ये वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका को ऊपर जाना है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू इन अदर थिंग्स. तो आज आप ट्रेड और हर जगह पे करते करते आप फीफा को भी नहीं छोड़ रहे हो. मतलब जबरदस्ती मुझे जीतना है. मैं तो सोच रहा हूँ कि बेल्जियम के ऊपर सैंक्शंस ना लगा दे फॉर विनिंग द मैच अगेंस्ट यूएस. सो देयर इज आई डोंट नो वेदर इसका कोई हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी है कि नहीं, बट मेनी कंट्रीज जो एक टाइम पे पीक में था, दे हैव ऑफन गॉन बियॉन्ड द ब्रीफ इन टर्म्स ऑफ शोइंग दादागिरी. चाइना आपने जो बोला कि येन के जो किया है डी डॉलराइजेशन, आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर मेनी कंट्रीज कि आपको वैसा नहीं करना है. आपको वैसा करना ही नहीं है. यू नीड टू डू इट इन अ वेरी व्हाट यू कॉल ग्रेजुअल फेज मैनर. आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, एज यू राइटली मेंशन, इज टू सिक्योर योर ओन इंटरेस्ट. अगर वो सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट डॉलर से आता है तो अच्छी बात है, लेकिन डॉलर से नहीं आ रहा है. दैट्स व्हाई यू हैव नो ऑप्शन बट टू डाइवर्सिफाई. बैक टू यू. Apart from that, देखो अभी चाइना के साथ क्या हुआ है. उसने जी आई एम डूइंग दिस, बट नाउ इज बाइंग ब्लडी ऑयल फ्रॉम द यूएस इन डॉलर्स. सो बाकी तरफ एक तरफ आपका प्रोपेगेंडा और ये वो बड़ा जी ब्रेक इट, थ्रो दिस दैट डूंग डांग. एंड में जब फंसते हो आके, तो यार यूएस से साहब मेरे को जरा तेल दे दो, मैं डॉलर में देने को तैयार हूँ. नो, दैट्स अ स्लैप ऑन योर फेस यार. एंड द प्रॉब्लम विद आवर कंट्री इज नोबडी विल. हमारी कंट्री में इसके बारे में डिबेट्स होनी चाहिए, इसके बारे में बड़ी डिस्कशन होनी चाहिए एज अ बड़ी मेजर फॉरेन पॉलिसी डिफीट फॉर द चाइनीज. बट ना, वो तो ऑफ कोर्स होगा नहीं, क्योंकि वो तो किसी को बताना भी नहीं है. नोबडी इज रियली इंटरेस्टेड आल्सो. सो एनीवेज,
On that note, thank you so much, Patikit bhai, for that update. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज सपोर्ट द चैनल एज वेल. Check out our website www.thedevtalks.com and आपसे मिलेंगे एक थोड़ी देर में with another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.